क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 3,838 वोट एक पूरे निर्वाचन क्षेत्र की किस्मत का फैसला कर दें? गिरिडीह में ठीक यही हुआ है। आज हम इसी कांटे की टक्कर का विश्लेषण करने वाले हैं, जहां डेटा पर आधारित रणनीति सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जीत के लिए एक जरूरत बन जाती है। तो इस पूरी चुनावी कहानी को परत दर परत समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस रण क्षेत्र की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि जीत का अंतर इतना मामूली क्यों रहा, दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरियों को परखेंगे, और आखिर में शासन के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट और जीत के लिए एक ठोस 90 दिन के एक्शन प्लान पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। देखिए, गिरिडीह को सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र कहना इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। सच तो यह है कि ये एक ऐसा रण क्षेत्र है जहां मुकाबला हमेशा, आप कह सकते हैं, तलवार की धार पर होता है, और यहां एक एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जब हम झारखंड के नक्शे पर गिरिडीह को देखते हैं तो इसकी रणनीतिक अहमियत साफ नजर आती है। यहां की राजनीतिक हवा का रुख कब किस ओर मुड़ जाए कोई नहीं कह सकता। इसीलिए ये सीट सिर्फ एक विधानसभा का नतीजा तय नहीं करती, बल्कि ये पूरे इलाके के राजनीतिक मिजाज का एक बैरोमीटर है। अब जरा इस लड़ाई की गंभीरता को सिर्फ इस एक आंकड़े से समझिए। 2024 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला महज 3,838 वोटों का था। अगर प्रतिशत में देखें तो बस 1.85%। मतलब राजनीतिक भाषा में ये एक ड्रॉ मैच जैसा था, जहां नतीजा आखिरी पल में किसी भी तरफ जा सकता था। अब देखिए कि ये मामूली अंतर और भी दिलचस्प क्यों हो जाता है। 2019 से 2024 के बीच जो सत्ताधारी गठबंधन था, उसने अपना करीब 3% वोट शेयर खो दिया, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 4.7% वोट शेयर जोड़ लिया। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि हवा का रुख बदल रहा है, विपक्ष की पकड़ मजबूत हो रही है और सत्ता की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए अब दूसरे खंड में चलते हैं और यहां के मतदाताओं की नब्ज को समझने की कोशिश करते हैं। हम गिरिडीह के सामाजिक ताने बाने और पिछले चुनावों के रुझानों को देखेंगे, ताकि ये पता चले कि यहां के लोगों के दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इस चार्ट में गिरिडीह का सामाजिक समीकरण एकदम साफ दिखता है। यहां करीब 40% ओबीसी, 20% मुस्लिम, 12% अनुसूचित जनजाति, 10% अनुसूचित जाति और लगभग 10% सवर्ण मतदाता हैं। ये आंकड़े एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि यहां कोई भी पार्टी किसी एक समुदाय के वोट के दम पर नहीं जीत सकती। जीत का रास्ता सिर्फ एक ही है, अलग अलग समुदायों को साथ लेकर एक मजबूत गठबंधन बनाना। अब जरा पिछले 7 चुनावों के इतिहास पर एक नजर डालिए। सत्ता का पलड़ा लगातार इधर से उधर होता रहा है, लेकिन इस टेबल में एक और कहानी छिपी है, और वो है मतदाताओं की बढ़ती हुई भागीदारी। देखिए, 2005 में मतदान सिर्फ 51% के आसपास था, जो 2024 तक बढ़कर 68% से भी ज्यादा हो गया। इसका एक ही मतलब है, गिरिडीह का वोटर अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, और वो किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लेने वाला। ये सभी आंकड़े, ये उतार चढ़ाव हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि राजनीति की जड़ें हर एक व्यक्ति की गरिमा और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद में होनी चाहिए। ये नंबर हमें रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन असली जीत लोगों का सम्मान और विश्वास हासिल करने में ही है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, जीत हार के इस मामूली अंतर का विश्लेषण। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतदाताओं के लिए असल में क्या मायने रखता है, वो कौन सी मूल शिकायतें हैं जो उनके वोट देने के फैसले पर असर डालती हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वोटर कौन है, बल्कि सवाल ये है कि उनकी सुबह की चाय पर और शाम की चौपाल पर चर्चा किस बात की होती है। कौन सी बातें हैं जो उनके लिए सच में मायने रखती हैं। चलिए डेटा के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये जो हीट मैप आप देख रहे हैं, ये समझिए कि गिरिडीह के जनता के मन का एक एक्सरे है। सबसे लाल यानी सबसे गर्म मुद्दा है रोजगार और बेरोजगारी, जिसकी आंच ग्रामीण युवाओं को सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। उसके ठीक बाद हैं गरीबी, मूलभूत सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, जिनसे गांवों में एक गहरी हताशा है।
ये डेटा एक साफ संदेश दे रहा है, जो भी पार्टी इन जमीनी मुद्दों का ठोस समाधान नहीं देगी, उसके लिए चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन होगा। तो अब जब हमें समस्याएं पता हैं, तो सेक्शन 4 में हम समस्याओं से आगे बढ़कर समाधान की ओर देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इस चुनावी शतरंज के मैदान में जो मुख्य खिलाड़ी हैं, उनकी रणनीतिक ताकत और कमजोरियां क्या-क्या हैं। इस स्लाइड पर हम दोनों पक्षों की एक-एक बड़ी ताकत और एक-एक बड़ी कमजोरी को देखते हैं। एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका कई जातियों को साथ लेकर चलना, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, अंदरूनी बिखराव का खतरा। दूसरी तरफ विपक्ष है, उसके पास केंद्र की ताकत और मजबूत संगठन तो है, लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दों पर इतना ज्यादा निर्भर हैं कि शायद गिरडी के स्थानीय मतदाताओं के दिल तक पहुंच ही ना पाए। और यहीं पर इस चुनाव का एक्स फैक्टर सामने आता है। जैसा कि कहते हैं, एक सच्चा जमीनी जुड़ाव बहुत दुर्लभ होता है और किसी भी विरोधी के लिए इसकी नकल करना बेहद मुश्किल है। मतलब एक ऐसा उम्मीदवार जिसकी जड़ें लोगों के बीच गहरी हों और जिसकी छवि बेदाग हो, वो अपने आप में एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसे पैसे या संगठन के दम पर हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इन सभी विश्लेषणों के आधार पर अब हम सेक्शन 5 में एक ऐसे समाधान की बात करेंगे जो गिरिडीह की इन चुनौतियों का जवाब दे सकता है। ये शासन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे हमने चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया है, क्योंकि ये 4 दिशाओं से समस्याओं पर एक साथ वार करता है। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला है पहचान और समावेशिता, मतलब एक ऐसा नेतृत्व जो हर समुदाय को लगे कि वो उनका अपना है। दूसरा, विकास और डिलीवरी, यहां बड़े बड़े वादों की जगह छोटे ठोस प्रोजेक्ट पर जोर है जो लोगों की जिंदगी में सीधा बदलाव लाएं। तीसरा स्तंभ है नेतृत्व और विश्वास, यानी एक ऐसा उम्मीदवार जिसका चेहरा साफ हो, जो लोगों के बीच से आया हो और जिसकी बातों में सेवा का भाव झलके। और चौथा है डिजिटल और ग्राउंड गेम, यानी टेक्नोलॉजी और परंपरा का एक साथ इस्तेमाल करना, ताकि हमारा संदेश हर एक वोटर तक सही तरीके से पहुंच सके। और अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 6, जीत का 90 दिवसीय रास्ता। रणनीति तो बन गई, लेकिन उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। यहां हम देखेंगे कि कैसे इस मजबूत रणनीति को एक अनुशासित जमीनी कार्य योजना में बदला जा सकता है। ये टाइमलाइन उस रणनीति को हकीकत में बदलने का नक्शा है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहले 30 दिनों में, यानी D90 से D60 तक, बिल्कुल खामोशी से जमीनी तैयारी करनी होगी, नींव को मजबूत करना होगा। अगले 30 दिनों में D60 से D30 तक हमें सीधे समुदायों के बीच जाकर उनसे जुड़ना होगा, छोटी छोटी बैठकें करनी होगी, लोगों की शिकायतों को सुनना होगा। और फिर आखिरी 30 दिनों में D30 से D0 तक पूरे अभियान को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाना होगा और ये पक्का करना होगा कि हमारा एक एक वोटर पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। और इस पूरी प्रक्रिया में, खासकर जब हम डिजिटल और ग्राउंड गेम की बात करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। मतदाताओं के साथ हमारा हर संवाद, चाहे वो फोन पर हो या आमने सामने, उनकी निजता और सहमति का सम्मान करते हुए होना चाहिए। हमारा मकसद लोगों को सही जानकारी देकर सशक्त बनाना है, ना कि उन्हें किसी भी तरह से गुमराह करना। भारत का डेटा गोपनीयता कानून भी हमें यही जिम्मेदारी सिखाता है। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। 3838 वोटों के इस मामूली अंतर को शासन के लिए एक स्पष्ट और मजबूत जनादेश में कैसे बदला जाए? इसका जवाब, जैसा हमने देखा, एक डेटा आधारित रणनीति, जमीनी मुद्दों पर फोकस और एक भरोसेमंद नेतृत्व में छिपा है। ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने की बात नहीं है, ये गिरिडीह के लिए एक ऐसे भविष्य की नींव रखने की बात है जहां शासन जवाबदेह हो और विकास हर दरवाजे तक पहुंचे। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 804-204-1602. Purpose beyond politics.